चलो इसके गुणों को देखते हैं। भौतिक गुण, ऑक्सीजन के भौतिक गुण कैसे हो सकते हैं, यानी कि जो आपको एहसास होता है कि भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं ऑक्सीजन के, तो उनके बारे में देखते हैं। तो ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या हो सकते हैं बेटा? जब हम ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से समझ सकते हैं, जो डाई ऑक्सीजन है उसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? भौतिक गुण आप लोगों को क्या क्या लगता है कि कौन कौन से गुण हो सकते हैं ऑक्सीजन के अंदर, जो आपको कभी एहसास हुआ हो उनका? ऑक्सीजन तो जो हम रोज इनहेल करते हैं वो है ऑक्सीजन, ठीक है ना? तो क्या क्या गुण हो सकते हैं बेटा उसमें, उसके भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, किसी को मालूम है भौतिक गुण? ऑक्सीजन को क्या लगता है आपको, स्वाद होता है ऑक्सीजन में? कोई टेस्ट होता है वो नहीं। नहीं होता है ना? तो हम सबसे पहला गुण तो हमें ये नजर आता है कि ये स्वादहीन है। जो ऑक्सीजन है उसका कोई टेस्ट नहीं लगता हमें, है ना? क्योंकि हम रोज ऑक्सीजन लेते हैं, पता ही नहीं लगता उसको, तो हम इसका क्या कह सकते हैं, ये स्वादहीन है ना? इसका स्वाद होता ही नहीं, ठीक है ना? इसके जो तीन क्या होते हैं बेटा, समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक समझ रहे होंगे आप लोग, समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते होंगे समस्थानिक को? देखो, जिनका समान स्थान होगा। और स्थान किसके आधार पर दिया जाता है? हमेशा परमाणु क्रमांक के आधार पर। जो स्थान होता है पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व का स्थान क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है। उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो ये समझना होगा कि समस्थानिक में क्या है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है ना? समस्थानिक में क्या होता है कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो इसकी परिभाषा भी है ना, जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। और भिन्न क्या होगा? दो चीजें होती परमाणु में, एक तो परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक क्या है, ये तो समान हो गए समस्थानिक में, ठीक है ना? और इनका यदि हम देखेंगे तो इनका परमाणु भार होता है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जिसको हम कह सकते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये इतनी चीज याद रखना है। समस्थानिक में क्या होता है, परमा जिन वे पदार्थ जिनके क्या है, या वे यौगिक जिनके क्या होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे। देखो परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे, है ना? और ये परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उन्हें हम समस्थानिक कह सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीजन के समस्थानिक देखते हैं, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन की जो समस्थानिक है बेटा, ये हमारे पास तीन है मुख्य रूप से, है ना? एक तो है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ये क्या समान है इनका क्या, ये सब समान है, इनका परमाणु क्रमांक समान है? बताओ बेटा, ये 16, 17 और 18 क्या है? ये 16, 17 और 18 क्या है, कोई बता पाएगा? जी सर, क्या परमाणु है? क्रमांक समान है। ये परमाणु क्रमांक समान दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो 17 है, एक 16 है, एक 17 है, एक 18 है। ये तो भिन्न भिन्न है बेटा। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लिखे हुए हैं ये है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, या जिसको हम बोल सकते हैं परमाणु भार। इनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 16 भी होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, 8। 8 ही तो होता है, ये 16 होता है? जल्दी बताओ बेटा। 17। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 रोल 8 नंबर। सर। हाँ, 8 रोल नंबर किसका है, उनको पता है ना कि ऑक्सीजन बोला जाता है, 8 रोल नंबर पे ऑक्सीजन बोला जाता है। तो सिंपल क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा। लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या किस प्रकार से भिन्न है, एक एक की तो है 16, एक की 17 है, एक की 18 है ना? तो वे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं,
समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको समस्थानिक कहते हैं। और ऑक्सीजन के यदि हम समस्थानिक देखेंगे तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ठीक है ना। और जो सबसे ज्यादा मिलने वाला इनमें से हमारे पास समस्थानिक है वो है बेटा ऑक्सीजन 16, यानी कि 8 और 16 ये वाला सबसे ज्यादा ये मिलता है। ठीक है ना, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना। दूसरा ये कहता है कि यदि हम कम ताप पर देखेंगे, ताप यदि कम रखेंगे, हमने मान लीजिए इसमें क्या किया, ताप कम लिए, यानी कि हम क्या करते हैं कम ताप पर, कम ताप पर, ये देखिए कम ताप पर क्या कंडीशन होगी, यदि हमने ताप को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, यदि ताप कम है तो ऐसी दशा में क्या होगा, काम यदि ताप कम है तो ये द्रवीय अवस्था में आ जाता है, ये क्या बना देता है, द्रव बना देता है। ये ध्यान रखना है, कैसे हो जाता है, द्रवीय अवस्था में। और दाब भी क्या है, यदि अधिक है, मान लीजिए हमने दाब अधिक डाला, तो उस दशा में भी क्या होगा, कम ताप और अधिक दाब, दाब क्या होगा, अधिक होगा। इन दोनों दशा में एक तो कम ताप हुआ और अधिक दाब के कारण ये हमेशा द्रवित अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास इसकी, यानी कि इसका द्रवित अवस्था में आने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, यदि ये क्या होता है, वायु से ज्यादा भारी होता है, वायु से क्या होता है, ये भारी होता है, वायु से भारी होता है। ऑक्सीजन क्या होगा, वायु से बाहर, है ना, वायु से ज्यादा भारी होता है। इसका जो घनत्व होता है बेटा, ये होता है 16, इसका घनत्व कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। और यदि हम इसको देखेंगे तो ऑक्सीजन जल में हल्की विलेय होती, कम विलेय, जल में क्या होती है, जल में होती तो है लेकिन क्या होती है, कम विलेय, ये कम मात्रा में क्या होती है यहाँ पर, विलेय होती है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जल में कम घुलती है। ठीक है ना, और घुलती तो है लेकिन कम मात्रा में घुले, इसीलिए तो हमें जल से भी क्या मिलता है, ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। ठीक है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, ये हमेशा जो होगा, ऑक्सीजन जो परमाणु होगा, अणु होगा, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसे होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति, ये याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने वहां भी देखा था, कहाँ, इसके जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने इसको पढ़ा था कि ये अनुचुंबकीय होता है। कैसे होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है ना, क्या हो गए इसमें, अनुचुंबकीय का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, और उसके लिए हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, अनुचुंबकीय गुण दिखाता है। ठीक है ना, जिसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक शब्द यूज होता है। नेक्स्ट है इसके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों के अंतर्गत या रासायनिक जो गुण होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, रासायनिक गुणों में क्या क्या हो सकता है, पहले हम लिटमस के साथ देखते हैं। लिटमस पेपर देखा बेटा आप लोगों ने, लिटमस पेपर क्या करता है, अम्लीय और क्षारीय गुणों को दिखाता है। किसको दिखाता है, अम्लीय गुणों को, क्षारीय गुणों को दिखाता है ना। यहाँ पर लिटमस पेपर क्या करेगा, अलग अलग कलर देता है, अम्ल में अलग देता है और क्षार में अलग देता है। लेकिन हमने लिटमस पेपर से इसको चेक किया तो ये लिटमस पेपर के प्रति उदासीन है, कोई रंग नहीं बदलता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई रंग नहीं बदलता इसमें। जब कोई रंग नहीं बदलता इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये उदासीन है। क्या है बेटा, ये है उदासीन, ये उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है ना। ये लिटमस पेपर का कोई कलर नहीं बदलता, इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, उदासीन। यदि हम इसको जलाते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जलाते हैं, तो ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, यानी कि ज्यादा जलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि इसकी जो दहन करने की क्षमता है, यदि हम इसको दहन करते हैं तो ये क्या होगा, किसके साथ, जलने में सहायक होता है। कोई भी चीज जो यदि देखोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में
उसका दहन किया जाता है, आसानी से जलता है, ठीक है ना। और यदि हम देखेंगे बेटा तो ये क्या होता है, अति स्थायी होता है, मतलब इस जल्दी से टूटने वाला बंधों में से नहीं होता है। तो ऑक्सीजन जो है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन परमाणु बनने में इस प्रकार से दो अलग अलग अणु में, देखो ये O2 है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको इसने टूटने के लिए हमें इसके पास जो वियोजन ऊर्जा है डेल्टा एच, है ना, उस कितनी मात्रा में चाहिए होती है, ये चाहिए होती है -493.3 किलो जूल पर मोल। इतनी ऊर्जा चाहिए बेटा इनके तोड़ने के लिए, ठीक है ना, इन दो बॉन्डों को अलग अलग तोड़ने के लिए, यानी कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। इनको अलग अलग करने के लिए हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, काफी अत्यधिक मात्रा की जरूरत होती है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हम धातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं कि जो धातु हैं, धातुओं से हम किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें लिख देते हैं, चौथा पॉइंट है धातुओं धातुओं के साथ अभिक्रिया। जो धातु है, धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। तो पहले हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए अधातु ले लो बेटा, पहले अधातुओं से करवाते हैं। अधातु है ना, धातु नहीं बल्कि अधातुओं से करवाते हैं, धातुओं से भी करवाएंगे, धातुओं से भी हो सकता है, पहले अधातुओं से करवाते हैं। देखो जैसे हमने अधातु लिया, ये हाइड्रोजन है ना, 2s2, और प्लस इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपको कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कब अभिक्रिया करता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक टाइम कर लेगा, हमने ऑक्सीजन लिया और साथ साथ में हाइड्रोजन लिया और तुरंत हमने अभिक्रिया करवा दी। जब आप लोगों ने देखा होगा इसमें क्या होता है, वैद्युत चिंगारियां निकलती है। देखो वैद्युत चिंगारियां इनकी उपस्थिति में, ठीक है ना, कभी देखा होगा आसमान चमकता है ना, लाइटिंग होती है, तो उसका कारण क्या है, वो H2O का निर्माण हो रहा होता है उसमें, और इनके बीच जो टेम्परेचर होगा वो होगा 1037 केल्विन, इतना तापमान होगा। तो इतना तापमान के बाद ये एक हाइड्रोजन दूसरे एक ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या बना देता है, H2O का निर्माण करता है। ऐसा नहीं बेटे कि हमने वायु से, हाइड्रोजन भी है वायु में, ऑक्सीजन भी है, तो प्रत्येक टाइम ये जुड़ रहा होगा, ये कभी नहीं जुड़ता। ये तब जुड़ता है जब क्या होगा, 1037 केल्विन टेम्परेचर हो रहा होगा, और उनके बीच क्या होगा, घर्षण हो रहा होगा, बादलों के बीच जो घर्षण होता है, और उससे इतनी ऊष्मा निकलती है ना, इतनी ऊर्जा निकलती, तब जा करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जल के अणुओं का निर्माण होता है। ऐसे देखो जो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन भी क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन है, और ये क्या बना देता है, NO बना देगा। NO किसका फॉर्मूला है बेटा, आशीष कुमार, बताओ बेटा आशीष कुमार, NO किसका फॉर्मूला है, तुमसे पूछा था मैंने, आशीष कुमार, NO का पूरा नाम बताओ, जल्दी बताओ बेटा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यस और नो, नहीं आता है, ऑक्साइड की हाँ, नाइट्रिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक हाँ बिल्कुल, इसका नाम है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाइट्रिक है, ऑक्साइड। बिल्कुल, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। याद करो, बार बार पूछेंगे हमें, है ना, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे यहाँ पर बन गया। इसी टाइप से यदि हम और देखेंगे सल्फर के साथ, सल्फर का प्रतीक होता है बेटा S8, सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है, ध्यान रखना। और इस पर हम जब ऑक्सीजन कर अभिक्रिया करवाएंगे, O2 की अभिक्रिया करवाएंगे, तो O2 की जो अभिक्रिया होगी सल्फर के साथ, वो क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। यहाँ ऊष्मा होगा, हीट होगी, है ना, और 8 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ASO2। ये बनाने की विधियां हैं, है ना, ये पिछले साल पूछी गई थी बेटा, सल्फर बनाने की विधि क्या हो सकती है। अभी आएगा जब सल्फर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, सल्फर डायरेक्ट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ये सारे अधातु हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन। कार्बन को देखोगे तो इसमें कार्बन 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन लेंगे, O2 लेंगे, है ना,
और हमने क्या किया, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में ये लिया, और कम मात्रा में लेने पर क्या होगा, इसको गर्म किया, गर्म करने पर इसने क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल CO। CO क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड को। बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। एक कार्बन मोनोऑक्साइड सी और O जब दोनों बराबर होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी बड़ा होगा और O छोटा होगा तो ये होगा बेटा कोबाल्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। सी बड़ा होगा और O छोटा होगा तो कोबाल्ट, और सी बड़ा और O भी बड़ा तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं, ये तो कम मात्रा में लिया हमने ऑक्सीजन, यदि अधिक मात्रा में लेते हैं ऑक्सीजन, यदि हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो अधिक मात्रा में क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना, जब हम अधिक मात्रा में लेंगे। तो ये चीजें याद रखने की है। तो ये क्या कर रहा है, धातु से इस प्रकार से अभिक्रिया कर रहा है, इसी प्रकार से अधातु से, सॉरी। और उसी प्रकार से हम पी के साथ, फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में रहता है बेटा, ध्यान रखना, P4 प्लस 5 मॉलिक्यूल O2, और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन हीटिंग, गर्म करना है इसको, और ये बना देगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P4O10, है ना। और इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस फास्फोरस, और इस ब्रैकेट में फिफ्थ है, और ये होगा ऑक्साइड, ऑक्साइड ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी अधातुओं से, अब चलो धातुओं से करवाते हैं। धातु तो आप लोग जानते हैं, धातु कितने, बहुत सारे धातुएं हो सकती है ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातु कौन कौन से, कोई बता सकता है, कोई धातु के रूप बारे में, धातुओं से अभिक्रिया करवाने जो धातु है, बहुत सारी धातुएं हैं। ध्यान रखना, जो पहला ग्रुप है वो सारी धातुओं का है, पहला समूह जो है हमारे पास, फर्स्ट जो ग्रुप है, समूह है, वो धातु है। सेकेंड ग्रुप है वो पूरा धातु है, ये सिंपल धातु है, ये क्षार धातु है ना। तो यदि हम देखेंगे तो पहला ग्रुप जो सारा है, जिसमें क्या है, लिथियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन छोड़ देंगे, हाइड्रोजन क्योंकि धातु में आता है, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे नीचे तक, वैसे कुछ गुण इसके क्या होते हैं, धातुओं जैसे भी गुण होते हैं हाइड्रोजन के, है ना, इसलिए इसका स्थान फिक्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन लिथियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब क्या है, धातु, ठीक है ना। दूसरा वाला ग्रुप हमारे पास जैसे बेरिलियम हो गया, है ना, उसके नीचे वाले सारे बेरिलियम फैमिली के पूरे आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, धातुओं के रूप में। तो देखो यहाँ पर हम क्या ले देते हैं, 2 मॉलिक्यूल सोडियम ले लेते हैं, सोडियम को तो आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ये बना देता है 2 मॉलिक्यूल Na2O, Na2O, ये बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या नहीं रखा जाता, खुला रहता है, सोडियम से सोडियम क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम भी ऐसे ही है, देखो यदि हम कैल्शियम को लेते हैं 2 मॉलिक्यूल Ca, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ये चूना है, चूना आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे मैग्नीशियम, यदि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, मान लीजिए हमने मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाई Mg के साथ, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जितने भी धातुएं हैं ये क्या कर रहे हैं, उनका ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम एल्युमिनियम के साथ करवाएं, मान लीजिए हमने 4 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम लिया, और प्लस यहाँ पर क्या किया, 3O2, और इसको यदि हम गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है, एल्यूमिना बना देता है, Al2O3, देखो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऐसे ही ये आयरन के साथ भी अभिक्रिया करता है, देखो ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो आप लोग धातु ऑक्साइड बना देता है, तो उसपे एक परत बन जाती है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने एल्युमिनियम के तार देखे होंगे, एल्युमिनियम के तार कैसे होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं, और कुछ दिन बाद वो क्या होने लग जाते हैं, फीके पड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ देखो आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने सेब को देखा होगा, सेब को काटना, जैसे अब काटो थोड़ी देर में क्या हल्का कैसे हो जाता है, दूसरे कलर का हो जाता है।
तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हो रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, Fe2O3। इसी प्रकार से इनमें भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना देते हैं, ऑक्साइड्स बना देते हैं इनके। और ऑक्साइड क्या होंगे, थोड़ा सा कलर उनका डल कलर होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे एल्युमिनियम का तार आप लोग शुरुआत में देखते हैं तो बहुत ही कैसा होता है, चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद एल्युमिनियम के तार जिनमें बिजली आती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, और एक दिन क्या लगता है आपको कि वो बिल्कुल कैसे होंगे, बेकार से दिखाई देने लग जाते हैं, काले दिखाई देने लगते हैं, है ना। देखो बेटा, दो गैसें हमारे पास ऐसी, दो धातुएं ऐसे हैं जिनसे ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करता है, और वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो दो धातुएं हैं, एक तो है सोना जिनसे ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, एक तो कौन सा है, सोना है जिनसे ऑक्सीजन क्रिया नहीं करते हैं, और दूसरा है प्लेटिनम। प्लेटिनम, सॉरी गलत हो गया, प्लेटिनम। ये दो धातुएं हैं बेटा जिनसे वो अभिक्रिया नहीं कर पाता, कौन, ऑक्सीजन, ठीक। इसके बाद है यौगिकों के साथ, जो अन्य यौगिक होते हैं, तो हम यौगिकों के साथ अभिक्रिया बताते हैं। यौगिकों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया, यौगिक, यौगिक तो जानते हैं आप लोग, बहुत सारे यौगिक होते हैं, तो इन यौगिकों के साथ अभिक्रिया, यौगिकों के साथ अभिक्रिया, तो अलग अलग यौगिक, यौगिक एक थोड़ी होता है ना, बहुत सारे यौगिक होते हैं। तो यौगिकों के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन कौन सी यौगिक, जैसे मान लीजिए पहला यौगिक लेता है, तो ये है बेटा NH3। इसका नाम क्या होता होगा, NH3 का नाम, दिव्यांशु बता बेटा, NH3 का नाम क्या है, जल्दी बताओ। यहाँ पर NH3 के हम 5O2 के साथ, मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, तुम नाम बताओ तो, ठीक है ना। 5O2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं बेटा इसमें, और ये होता है 1100 केल्विन टेम्परेचर होगा। नहीं बता पा रहा है दिव्यांशु, एमोनिया सर। अमोनिया, क्या होगा, अमोनिया होगा, गुड, ठीक है ना। इसका नाम है अमोनिया, क्या होगा, अमोनिया, ये अमोनिया हो गया बेटा, ना अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, हर चीज अमोनिया का, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण आएगा क्वेश्चन पेपर में। अब अमोनिया का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो फिर क्या हुआ, हमने 5O2 के साथ अभिक्रिया करवाई, और 5O2 के साथ जैसे हमने अभिक्रिया करवाई 1100 केल्विन था, और साथ साथ में हमने PT लिया, प्लेटिनम लिया। देखो ये प्रोसेस हमने कहीं पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी थी हमने, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, और प्लेटिनम भी है जाली, और 1100 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है, और हमने देखा कि ये 4NO बनाया। ये कहाँ पढ़ी थी हमने अभिक्रिया, कौन बताएगा बेटा, कहाँ पढ़ी थी हमने अभिक्रिया, बताओ कौन बताएगा। ये अभिषेक बताओ तो बेटा, कहाँ कहाँ पढ़ी हमने, अभिषेक चमोली, देखो ऐसा कुछ पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए पूछ रहा हूँ, कहाँ पढ़ी बेटा, इसी बात है अभिषेक बोल रहा है इसी पार्ट में, नहीं कोई और बच्चा बोल, इसी पार्ट में तो पढ़ी होगी, चल सौरभ तो ही बता, हाँ सौरभ कह रहे इसी पार्ट में पढ़ी, है ना। ओस्टवार्ड भी। पोस्टवार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का जब हम निर्माण पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमने अमोनिया, देखो शुरुआत में जो पहला चेम्बर है, ऐसे चेम्बर बनाया था, है ना। इसमें हमने नीचे से, यहाँ से देखो क्या क्या था, अमोनिया और ऑक्सीजन डाला था, अमोनिया प्लस वायु डाला था, है ना। और यहाँ प्लेटिनम की जाली थी, वो बिल्कुल सेम कंडीशन थी, देखो 1100 केल्विन टेम्परेचर था, है ना। अमोनिया, यहाँ से अमोनिया जा रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन मीन वायु जा रही है, 1:10 की। और यहाँ प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या बनाया था, ये NO बना था, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना बार बार, ठीक है। तो ये ओस्टवार्ड विधि में पढ़ी हमने रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ये बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है, क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आगे चलते हैं
ऐसे याद रखना हमें कि कहाँ पर हमने पढ़ा होगा इसको, है ना। नेक्स्ट है बेटा HCl के साथ अभिक्रिया। मान लीजिए हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है हमारे पास HCl, और HCl के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, यानी कि O2 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल HCl लेंगे और ये क्या बना देगा, यहाँ पर ध्यान रखना 700 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। और यहाँ होगा CO2, है ना, क्यूप्रस क्लोराइड, और ये क्या बना देगा 2 मॉलिक्यूल Cl2 बना देगा, क्लोरीन बन जाएगा, और प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O। देखो ये पानी बना और क्लोरीन बना। हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई और क्लोरीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, क्लोरीन का निर्माण हुआ। तो इस टाइप से क्लोरीन का निर्माण भी हो सकता है, सीधे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई। उसके बाद है बेटा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। यहाँ पर यदि देखेंगे तो सल्फर, सल्फर जानते हैं आप लोग, और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। तो देखो से क्रिया करवाएंगे, इससे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SO SO, ठीक कह रहे हैं SO होता है, जल्दी बोलो बेटा। SO2 सर SO2 सर। हाँ SO2 हो सकता है, मुझे 2 नहीं सुनाई दिया होगा, तो SO2, ये बच्चे 2 बोल रहे होंगे ना, 2S यानी कि क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का हो गया SO2, और इस पर जब हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर 723 केल्विन इतना टेम्परेचर होगा, है ना। यहाँ पर भी प्लेटिनम होगा, Pt होगा, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा। ये अभिक्रिया भी पढ़ेंगे हम, ये अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अभी पढ़ेंगे, आगे आने वाला है इसका नंबर, है ना। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इतना टेम्परेचर होगा और प्लेटिनम की जाली में, और ये क्या बना देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा SO3, ये बन जाएगा SO3, यानी कि 2 मॉलिक्यूल SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल में बनाना सीखेंगे हम इसको। ये सल्फ्यूरिक अम्ल में होने वाली अभिक्रिया होगी जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे होंगे, ऐसी दशा में यहाँ पर आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड की जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे तब आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 723 केल्विन और प्लेटिनम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। उसके बाद है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि कार्बन और उसमें क्या होगा, डाइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला मालूम है बेटा, C2S सर, है C2S। C2S नहीं होगा बेटा, ये होगा CS2, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, CS2 क्या होगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो इसमें क्या होगा, CS2 होगा, S क्या होंगे, 2 होंगे इसमें, और ये करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और जैसे ही 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ये ठंडे में हो जाती है, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं, ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। उसके बाद है बेटा हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोकार्बन इट मीन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, वही हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन का जो तत्व है, यदि हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया, कोई हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ बेटा, हाइड्रोकार्बन कोई जानता है हाइड्रोकार्बन, मीथेन। बिल्कुल, बहुत सुंदर, कौन था, कौन है बेटा जिन्होंने मीथेन बताया, अंकित मुंडे। हाँ अंकित। देखो बेटा हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे आगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारे हाइड्रोकार्बन, है ना। तो देखो
अच्छी बात है अंकित, है ना, ठीक है, गुड। देखो यहाँ पर CH4 है बेटा, देखो ये मेथेन है, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। C2H6 ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। प्रोपेन, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल O2 लेते हैं, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये दहन है, वास्तविक तौर पर ये क्या है, दहन है। इसको जलाया जा रहा है मीथेन को, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस इसमें H2O निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर भी ये कैसे, वेपर के रूप में निकलेगा। और इसका टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 890.0 किलो जूल पर मोल, इतना जो है, इतनी ऊर्जा हमें उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट रहा है। तो ये सिंपल चीजें थी। ऐसे ही एथेन का दहन होता है, एथेन होता है बेटा हमारे पास, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। देखो C2H6 क्या हो गया, एथेन, पूछूंगा मैं आप लोगों से, है ना, एथेन का फॉर्मूला क्या है, और यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन के साथ, जब तक कि हमारे लिए नॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। देखो बेटा, किसी भी चीज को जलाते हैं तो दो ही चीज तो बनती है, जैसे गैस के ऊपर, गैस में भी क्या होता है, चूल्हा, जो गैस का चूल्हा होता है उसके ऊपर राख वाख दिखाई देती है आपको, कुछ राख गिरा हो, जब हम जलाते हैं उसको, कुछ दिखता है बेटा उसमें, राख वाख दिखाई देती है। चूल्हा, गैस का चूल्हा जलाता है ना, तो जब गैस का चूल्हा जलता है तो क्या राख भी निकलती है, जैसे लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी की बात तो राख मिलती है, क्या इसमें राख मिलती है क्या, नहीं सर। नहीं मिलती है ना। क्यों, देखो जो उसमें प्रोपेन होता है, उसमें प्रोपेन होता है, क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। देखो ये दोनों भी ऐसी है ना, प्रोपेन ब्यूटेन। जब ये जलता है तो जलने के बाद एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना, जो वेपर के रूप में निकल जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरा क्या होता है उसमें, H2O निकलता है, लेकिन H2O भी क्या होता है, वो भाप के रूप में निकलता है, पता ही नहीं लगता है। नहीं तो वहां पानी वानी दिखाई देता था गैस के ऊपर, यदि वहां छोटा सा रहता है ना, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, वो भाप के रूप में निकल जाता है जब वो जलता है, और ये भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी कुछ लोगों ने पूछते भी हैं कि रोटियां क्यों फूल जाती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है, ऐसा कहीं कहा जाता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। देखो अब यहाँ देखो क्या है, देखो जैसे हमने क्या किया, इसको दहन कराएंगे तो दहन करने पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और 3 मॉलिक्यूल क्या होंगे इसमें, H2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर यदि हम डेल्टा H की जो वैल्यू है इसको देखेंगे तो ये कितना होता है, माइनस, देखो 1580, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल के, इतना होता है 1580 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या बना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया दहन हो गया, या हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया हो गई। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो किसकी थी, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा, इसका उपयोग क्या, इसका उपयोग जानते हैं आप लोग, क्या क्या उपयोग हो सकता है इसका, कोई जानता है इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग बताना बेटा, किसके, ऑक्सीजन का उपयोग बताना, जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग बताना है, क्या उपयोग हो सकता है ऑक्सीजन, किसी को मालूम नहीं। देखो एक तो पहले हम सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका उपयोग क्या किया जाता है, जब हम क्या करते हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा तो उसके मुंह पे एक मास्क लगा देते हैं, ऐसा मास्क लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, व्हाइट रंग का, उसको सांस लेने में फायदा होता है उससे, है ना, वहां से ऑक्सीजन, जब हम क्या कर रहे होंगे, ऑपरेशन में उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसको मुंह पे मास्क लगा दिया जाता है ऑक्सीजन का, ताकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। जो हृदय रोग वाले होते हैं उनके मुंह पे भी उसी मास्क को लगाया जाता है, कृत्रिम श्वसन हम कह सकते हैं, जो कृत्रिम रूप से हम श्वसन देते हैं, वो श्वास देते हैं, वो उसी तरह देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पर्वत, पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर
जैसे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने वाला व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, तो वो क्या करता है, सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन ले जाता है ताकि उसको उसकी सांस फूले नहीं, ठीक है ना। जो समुद्र में गोताखोर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो कितने सारे उपयोग होते हैं। और जो द्रव ऑक्सीजन होती है, जो अंतरिक्ष रॉकेट होते हैं बेटा, उनमें एक ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होती है द्रवित ऑक्सीजन, ठीक है ना, रॉकेटों में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है ना। और बहुत सारे जो हमारे पास धातु क्रम होते हैं, जिससे धातु क्रम का मतलब मेटलर्जी जिसको हम बोलते हैं, जैसे आर्सेनिक की मेटलर्जी होगी, धातु क्रम हो गया, सल्फर की मेटलर्जी होगी, फास्फोरस की मेटलर्जी होगी, है ना। तो यहाँ पर अशुद्धियों को घोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्टील के निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे यौगिकों में, जैसे हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, एथिलीन हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया, फिनॉल हो गया, क्लोरीन हो गया, इनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसका उपयोग हो सकता है। चलो ठीक है, तो इस टाइप से हमने ऑक्सीजन को कंप्लीट किया। उसके बाद है बेटा इसमें कुछ ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्साइड्स तो इम्पोर्टेंट है, चलो देखते हैं, ठीक है बेटा। इसमें कुछ साधारण ऑक्साइड्स हैं, इनके बारे में थोड़ी सिंपल ऑक्साइड्स हैं ये, ठीक है ना। तो मैं साधारण ऑक्साइड के बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूँ, कौन कौन से और साधारण ऑक्साइड है, ठीक है ना, जो हमारे पास साधारण ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड, कौन कौन से हमारे पास साधारण ऑक्साइड्स हैं। तो इन साधारण ऑक्साइडों में ये देखेंगे अम्लीय ऑक्साइड्स, जो अम्लीय होते हैं, अम्लीय गुण के कौन कौन से ऑक्साइड्स हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर यदि हम देखें कि अम्लीय ऑक्साइड्स के रूप में, अम्लीय ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको छोड़ रहा था। देखो अम्लीय ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं और इन बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, जैसे माना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 है, और इसको जब हम जल के साथ घोलते हैं, देखो H2O के साथ, तो ये एक प्रकार का क्या बना देता है, अम्ल बनाता है, और ये बना देगा H2CO3, H2CO3, और इसका नाम क्या है बेटा, H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल, ये आ जाए, ये क्या है बेटा, कार्बोनिक अम्ल हो जाए। दूसरा यदि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, यदि हम इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखो ठीक है ना, ये कैसे कार्बोनिक है ना, और इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल, यानी कि H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट अम्ल है, ये तो कार्बोनिक अम्ल हो गया, ये सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बेटा, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया, H2SO3, ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस अम्ल। तीसरा क्या क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने N2O5 लिया, N2O5, और इस पर हम जल की अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, पानी की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, HNO3, 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, HNO3, इसका नाम क्या है, हरिकेश है, हरिकेश। हाँ चल बता बेटा, HNO3 का नाम क्या है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। गुड, ठीक है बेटा, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा बेटा इसका नाम, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। एक नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, NO जो है क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम यहाँ पर केवल अम्ल की जगह क्या लिखेंगे, ऑक्साइड लिखेंगे, बस ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसने क्या बना दिया, नाइट्रिक अम्ल बना दिया। दूसरा हम क्या करते हैं, देखो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी कि P4H10 के साथ, सॉरी O10 के साथ, O10 ले लेंगे, और इस पर हम 6 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाते हैं,
6 मॉलिक्यूल किसकी करवाते हैं, H2O की रिएक्शन करवाते हैं, जल के अणु, ठीक है ना। तो ये बनाता है कुछ, क्या बनाएगा, मान लीजिए इसने बना दिया हमारे पास H3PO4, H3PO4, इसका नाम क्या होगा, अभिषेक है आज, अभिषेक अभिषेक है या नहीं, नहीं है तो ना? चल बेटा आशीष तुम बताओ, H3PO4 का नाम क्या होगा, ये मैंने बताए हैं जब फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल बताए थे। दीक्षा रावत है, दीक्षा खनवान, बताओ बेटा दीक्षा खनवान, केशव, बताओ बेटा केशव, और कोई बच्चा बता सकता हो, फास्फोरिक अम्ल। बिल्कुल इसका नाम क्या है बेटा, गुड, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, क्या है इसका नाम, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक है, फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरस अम्ल क्या हुआ, यहाँ पर फास्फोरस अम्ल भी होगा, यदि फास्फोरस अम्ल होगा H3PO3, ये फास्फोरस अम्ल हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा याद रखना आपको बस, फास्फोरिक और फास्फोरस अम्ल, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बना देता है बेटा, ये बनाता है फास्फोरिक अम्ल। तो ये क्या बन गया इसमें, फास्फोरिक अम्ल। अन्य जो अभिक्रियाएं भी हैं, जैसे अम्लीय ऑक्साइड्स है, तो अम्लीय ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है ना, इसको अम्लीय ऑक्साइड या एसिड एनहाइड्राइड भी कहलाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड जैसे मान लीजिए हमने बनाया, देखो यहाँ पर एक एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास अम्लीय ऑक्साइड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस पर हम क्या करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्षार मीन्स 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो तब क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा। इस Na2CO3 को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा यदि हम और देख रहे हैं बेटा इसको, देखो P4 और O क्या हो, 10 हो, मान लीजिए P4 O 10 है, और इस पर हम क्या करवाएं, 12 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएं, तो ये क्या बना देगा, सोडियम फॉस्फेट बना देगा, यानी कि क्या बना देगा, सोडियम फॉस्फेट, यानी कि Na3 और PO4। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और फॉर्मूले याद रखने भी चाहिए, है ना, और 6 मॉलिक्यूल H2, ये तभी हमें याद होगा बेटा जब हम क्या करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है, सोडियम फॉस्फेट, इस प्रकार से, तो ये सोडियम फॉस्फेट है। अब उसके बाद क्षारीय ऑक्साइड्स देखते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड थे, क्षारीय ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे क्षारीय ऑक्साइड्स, ये तो सारे के सारे अम्लीय ऑक्साइड्स है ना। यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड्स दिख रहे हैं, तो क्षारीय ऑक्साइड क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम ऑक्साइड, ये लिया सोडियम ऑक्साइड, इस पर हम H2O की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल NaOH। दिव्यांशु क्या नाम है बेटा इसका, दिव्यांशु बताएगा, NaOH का नाम क्या है, जल्दी बताओ बेटा जल्दी, फास्ट, किसी भी बच्चे को कभी पूछ सकता हूँ, 11 वाले भी तैयार रहे बेटा, है ना। जल्दी बताओ बेटा, क्या नाम है इसका, साहिल है, साहिल, साहिल बताओ बेटा, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताया ना, कई बार बताया, जहां पर OH ग्रुप है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्साइड, ये छोटी चीज है बेटा, उसके आगे लगा हुआ सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यदि इसके साथ कैल्शियम लगा दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है ना, पोटेशियम लगा दो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, तो जहां OH लगेगा वो हाइड्रोक्साइड, उसके आगे K लगा हुआ है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो चीजें लगा दो, है ना, इसमें थोड़ा याद रखना बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है, ठीक है। दूसरा देखो, ये हमारे पास CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड,
और इस पर हमने H2O की रिएक्शन करवाई और ये बना दिया CaOH की होल ट्वाइस। देखो इसका नाम क्या है बताओ, बता दिव्यांशु। हाँ चल बेटा बता, तू बता। हाँ चल, CaOH की होल ट्वाइस क्या नाम है इसका? ये बताओ बेटा, 11 का कोई और बचा बताओ। दीक्षा कनवान, दीक्षा बेटा, दीक्षा कनवान। जी सर। हाँ बताओ बेटा, इसका नाम क्या है? मालूम है? कैल्शियम डाइऑक्साइड। कैल्शियम डाइऑक्साइड नहीं होगा बेटा, हाइड्रोक्स, तू सो तो नहीं रही क्या? अभी तो बताया नहीं कि सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, जहां पर OH लगा होगा बेटा वो हाइड्रोक्साइड होता है ना। यहाँ भले दो लगे हुए हैं अलग चीज है, क्योंकि कैल्शियम की दो दो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, इसलिए दो माइनस होंगे। तो यहाँ ध्यान रखो कि जिसके आगे OH लगा है वो हाइड्रोक्साइड है। क्या है? हाइड्रोक्साइड है। अब देखो जैसे कैल्शियम की दो प्लस चार्जेस होते हैं तो इसमें दो OH लगे होंगे, लेकिन बोला जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। जैसे सोडियम है, सोडियम के एक वैलेंसी होती है तो इसमें OH एक आएगा, है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान देना बेटा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये इसीलिए पढ़ा भी रहा हूँ, नहीं तो इनका उपयोग कम है वैसे, है ना। इनमें कुछ ही रिएक्शन है महत्वपूर्ण, बाकी ये हम प्रैक्टिस के लिए पढ़वा रहे हैं। इससे हमें क्या होगी, जानकारियां होगी, बहुत सारी चीजें सही हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। देखो इससे प्रैक्टिस हो रहा है और छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सीख रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया और इस पर हमने क्या किया, जल की अभिक्रिया करवाई, पानी की अभिक्रिया H2O की। इसने क्या कर दिया, इसने बना दिया Mg और यहाँ कर दिया OH की वोल्ट ट्वाइस। इसका नाम क्या है? हाँ चल बता बेटा। MgOH की वोल्ट ट्वाइस। मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल, कौन बोल रहा है? कौन है बेटा, नाम बताओ। साहिल। जी सर। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये OH है बेटा, देखो OH, ये मैग्नीशियम, इसको तो हम पढ़ना जानते हैं, Mg का मतलब मैग्नीशियम, और यहाँ OH लगा हुआ हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है ना। ये क्षार हमारे शरीर में जो क्षार होता है अम्ल को कम कर देता है। ये दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है Fe, यहाँ पर Fe2O3 है, मान लीजिए Fe2O3 है, और इस पर हम 3 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाते हैं, 3 मॉलिक्यूल H2O की। तो ये मालूम क्या बना देता है, ये बना देता है Fe और OH की होल थ्राइस, FeOH की होल थ्राइस। इसका नाम क्या हो जाएगा? Fe को बोला जाता है क्योंकि 3 प्लस चार्ज वाला बेटा, ये तो फेरिक हो जाएगा, तो इसका नाम होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इसके पास यदि दो वाला होता है FeOH की होल ट्वाइस होता है तो तब होना था फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, तब अस वाला लगना था। ये 3 वाला है तो इसलिए फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से हम इनके नाम जान सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास उभय। इसके बाद आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जो ना तो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन क्या होंगे, कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें अम्लीय गुण भी होते हैं और क्षारीय गुण दोनों होते हैं, है ना। जो अम्लीय भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्षारीय प्रदर्शित कर, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। किसको कहा जाता है? कुछ ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणों को, दोनों तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए हमारे पास है उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जैसे यदि हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं इसकी, देखो ठीक है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये अम्ल के साथ भी करता है बेटा, क्षार के साथ, है ना। कुछ ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय दोनों ऑक्साइडों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्लीयों के साथ अम्ल के साथ तरह भी
और क्षार की तरह भी काम करते हैं। ये अम्ल की तरह काम करता है विद्युत। ये अम्ल की तरह अभी हम क्षार के साथ, ये अम्ल की क्या विशेषता होती है, देखो यहाँ पर समझ लो पहले। अम्ल क्या करता है, मान लीजिए जो अम्ल के साथ, देखो हमारे पास यदि अम्लीय ऑक्साइड्स है ना, तो ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा। यदि वो अम्ल है तो क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। यदि वो क्षार है, क्षार ऑक्साइड है, तो क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएगा। तो देखो ये क्या करता है, ये दोनों काम करता है। ये इस समय हम क्या करवा रहे हैं, इसके साथ HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो मैंने HCl के साथ, ये अम्ल की, इस समय वो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। किसकी भांति, क्षार की भांति। और इसने क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल AlCl3, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या हो गया, 3 मॉलिक्यूल H2O। ये तो इस समय किसकी भांति व्यवहार किया इसने, क्षार की भांति। अब फिर करवाते हैं इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया। देखो ये क्षार के साथ Al2O3, एल्यूमिना है ना, कोरेंडम जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हम 6 मॉलिक्यूल NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसका नाम बहुत जरूरी है बेटा, याद रखना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्या करेंगे, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल H2O। अब देखो अभी इस समय किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति। तो ये क्या बना देगा, देखो लवण बना दिया इसने। क्या बना दिया, ये बना देता है Na3, और यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा Al, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा OH की होल 6, OH की होल 6, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या करता है, यौगिकों का निर्माण करता है। क्लियर, ये आ जाएगा। उसके बाद उदासीन ऑक्साइड्स भी होते हैं, जो कोई न तो अम्लीय गुण दिखाते हैं, ना क्या करते हैं, क्षारों के साथ कोई अभिक्रिया दिखाते हैं। तो इस प्रकार से बेटा ये क्या दिखा सकते हैं हम, जो साधारण ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आज इतने रखते हैं। और जो कल हमारा टॉपिक होगा, ये होगा ओजोन। ओजोन सारे लोग जानते हैं, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओजोन का फॉर्मूला कौन बताए, O3 हाँ बहुत सारे लोगों को पता है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो है O3। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या, कौन सा फॉर्मूला है, O3। ये है ओजोन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह बहुत सारी चीजें जानते हो ओजोन के बारे में, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग ओजोन के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको बनाना भी सीखना है। इसका ओजोनाइजर विधि द्वारा प्रयोग बनाया जाता है ना, इसकी विधियां भी है बनाने की, तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, इम्पोर्टेंट भी है। तो चलो कल हम ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।